हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है और यूनिवर्सल रूल क्या है नोमेनक्लेचर का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हम बात करें तो उसमें दो कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं जिनमें एक कंपोनेंट जेनेरिक वाला पार्ट होता है और दूसरा कंपोनेंट स्पीसीज एपिथेट होता है, जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दो कंपोनेंट को इंक्लूड करके बना होता है, जिसमें एक नेम होता है जेनेरिक नेम, दूसरा नेम होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये दो कंपोनेंट मिलके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? ये क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लस लीनियस ने दिया गया था। ये क्वेश्चंस आपको कई बार नीट के एग्ज़ाम में और भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन दिख जाता है। तो याद रखिएगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस और इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट जो होता है वो जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक एपिथेट क्या है आप पूछेंगे? स्पेसिफिक एपिथेट कुछ नहीं है, वो स्पीसीज को, मतलब आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये स्पीसीज का जो नाम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्पेसिफिक एपिथेट से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये स्पेसिफिक एपिथेट क्या है। तो स्पेसिफिक एपिथेट कुछ नहीं है, ये स्पीसीज का ही दूसरा नाम समझ लीजिए आप। ठीक है, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें जैसे एक यहाँ दिया है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, आप यहाँ मैग्नीफेरा इंडिका देख रहे हैं। तो इसमें जो मैग्नीफेरा है, मैग्नीफेरा है, ये है जीनस वाला पार्ट, और इंडिका जो है ये है स्पीसीज वाला पार्ट। और ये दोनों नाम मिलके बनाते हैं हमारे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जीनस वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है और ये स्पीसीज वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों कंपोनेंट मिलके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बने, जो कार्लस लीनियस द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं व्हाट इज द यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्योंकि कई बार इस पे भी क्वेश्चन आता है, रूल्स की कन्फ्यूजन कारण बच्चे इस क्वेश्चन को आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो चलिए रूल को भी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला रूल जो क्लियरली कहता है कि बायोलॉजिकल नेम जो भी होते हैं वो लैटिन में लिए जाते हैं और रिटेन इन इटैलिक्स। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर ये लैटिन में हम नाम क्यों लेते हैं? लैटिन में इसलिए हम लेते हैं और या डिराइव करते हैं, उसका ओरिजिन कुछ भी हो, लेकिन हम उसको सोचते हैं कि हम लैटिनाइज उसको कर दें उस नेम को, क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। लैटिन क्या है? डेड लैंग्वेज है एक, और डेड लैंग्वेज होने के कारण इसमें कोई चेंज नहीं आता है, मतलब इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आएगा इस लैंग्वेज में। जो लैंग्वेज पहले थी वही कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। जैसे इंग्लिश मान लीजिए, हमारी इंग्लिश में आप देखते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी सी अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा अलग चेंजेस है, क्योंकि ये इवॉल्विंग लैंग्वेज है, ये डेड नहीं है। लैटिन क्या है? डेड लैंग्वेज है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सबके लिए एक्सपेक्टेबल रहेगा वो, कि कोई उसमें अमेरिका में कुछ और नहीं है, ब्रिटेन में कुछ और नहीं रहेगा, इंडिया में कुछ और नहीं रहेगा, तो सबके लिए बराबर है। इसलिए लैटिन में बायोलॉजिकल नेम को डिराइव किया जाता है, उसका ओरिजिन कुछ भी हो। याद रखिएगा, ओरिजिन जरूरी नहीं है वो लैटिन हो, ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, ओरिजिन कहीं का भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, पहला रूल यही कहता है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन और रिटेन इन इटैलिक्स। पहला रूल क्लियर हो गया। चलिए फिर दूसरे रूल पे आते हैं। तो दूसरा रूल ये कहता है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। ठीक है, जो हमने पहले अभी बात की है, पहला वर्ड जीनस रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड कंपोनेंट डिनोट स्पेसिफिक एपिथेट, और जिसको आप स्पीसीज से भी समझ सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे स्पेसिफिक एपिथेट से कंफ्यूज होते हैं। तो दूसरा रूल ये कहता है क्लियरली कि जब भी हम नाम लिखते हैं तो पहला पार्ट हम जब लिखेंगे वो जीनस होगा और दूसरा पार्ट जो हम लिखेंगे वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो पहला पार्ट जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पार्ट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ये दूसरा रूल स्टेट करता है। तो सेकेंड रूल भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल ये कहता है कि जब भी बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन होगा, ठीक है, जब भी हम हाथ से लिखेंगे
तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, मैं ये नाम लिख रहा हूँ, हैंड रिटन लिख रहा हूँ, तो इसको मुझे सेपरेटली अंडरलाइन करना रहेगा, ठीक है। एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे, याद रखिएगा ये गलत हो जाता है। कई बार एमसीक्यू में ऐसे एक साथ अंडरलाइन करके दे दिया रहता है, वो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा सेपरेटली अंडरलाइन, ये अलग अंडरलाइन होगा और ये अलग अंडरलाइन होगा, ठीक है। तो जब भी आप हैंड रिटन कोई भी बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं तो जीनस और स्पीसीज नेम को आप हैंड अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे। और अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में करेंगे। याद रखिएगा अगर प्रिंटेड फॉर्म में कभी भी आपको बायोलॉजिकल नेम दिखेगा तो इटैलिक्स में दिखेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ प्रिंटेड है तो आप देख सकते हैं इटैलिक्स में लिखा गया है, ठीक है। तो थर्ड रूल भी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। तो फोर्थ रूल पे आते हैं। तो फोर्थ रूल ये कहता है कि जीनस जो नेम हम स्टार्ट होगा वो होगा कैपिटल लेटर से, और वहीं स्पेसिफिक एपिथेट जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा विथ अ स्मॉल लेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं मैग्नीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, तो मैग्नीफेरा का जब हम जीनस वाला लिखेंगे तो मैग्नीफेरा का एम कैपिटल रहेगा और इंडिका का आई सिर्फ स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, वो स्मॉल रहेगा। तो याद रखिएगा कई बार एमसीक्यू में इस पे भी बच्चे कंफ्यूज होके गलत कर देते हैं। तो याद रखिएगा जीनस जब भी हम लिखेंगे, जीनस जब भी हम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। और स्पेसिफिक एपिथेट जब भी हम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। ये हमारा फोर्थ रूल स्टेट करता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ मैग्नीफेरा इंडिका इन्होंने लिख के दिखाया भी है, ठीक है। अब एक पॉइंट और है जिसको बच्चे थोड़ा सा कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर, तो वो क्या है वो भी आइए चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका मैंने लिखा, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, हैंड रिटन लिखा है तो उसको अंडरलाइन कर लेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके बाद कभी कभी जिन्होंने इसका फर्स्ट पहली बार डिस्क्रिप्शन दिया था उनका नाम भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कार्लस लिनियस ने इसका डिस्क्रिप्शन पहली बार दिया था, तो इस नाम के बाद हम लिखेंगे लिन, शॉर्ट फॉर्म है लीनियस के लिए, तो यहाँ लिख देंगे लिन। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट डज द लीन रिप्रेजेंट, तो लीन ये रिप्रेजेंट करता है कि लिन ने पहली बार मैग्नीफेरा इंडिका का डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिया था, पहली बार मैग्नीफेरा इंडिका को डिस्क्राइब किया था। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट डज लिन रिप्रेजेंट हियर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये लिन ऑथर का नेम भी हो सकता है, ठीक है, ऑथर का नेम भी हो सकता है और उनका भी नेम हो सकता है जो जिन्होंने पहली बार डिस्क्राइब्ड किया है इस जो स्पीसीज या इस प्लांट या एनिमल की बात हम कर रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया है। तो चारों रूल उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार समराइज कर देते हैं। पहला रूल ये कहता है कि बायोलॉजिकल नेम लैटिन में हम डिराइव करते हैं, ठीक है, रीजन हमने बताया है, डेड लैंग्वेज है लैटिन, कोई चेंज नहीं होता, तो सबके लिए वो एक बराबर रहती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है, कोई चेंज नहीं होता उसमें। दूसरा रूल ये कहता है कि जीनस और जो स्पेसिफिक एपिथेट है, पहला जो नेम हम लिखते हैं वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो नेम लिखते हैं वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा रूल ये स्टेट करता है। तीसरा रूल ये स्टेट करता है कि जब भी हम हाथ से बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे तो उसमें जीनस और स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन करके लिखेंगे, ठीक है, एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। और जब भी हम प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स फॉर्म में करेंगे। ये हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल ये स्टेट करता है कि जीनस वाला नाम का पहला लेटर कैपिटल होगा और स्पीसीज वाले पार्ट का पहला लेटर स्मॉल होगा, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है बाद में। और हमने एक और पॉइंट पढ़ा ये कि नेम ऑफ द ऑथर हो सकता है हमको स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हमको दिख सके, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया मैग्नीफेरा इंडिका जिसके बाद लिन लिखा रहता है, ये इंडिकेट करता है कि लिन ने पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था, लिन इसके ऑथर थे, ठीक है। तो ये हुआ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर और यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो चलिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।